नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लैंग्वेज एजुकेशन सुल्तानपुर पर स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमने पिछली कक्षा में वर्णों के वर्गीकरण पर विस्तार रूप से चर्चा की, जहां हमने पढ़ा कि कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण और प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा और व्यंजन का वर्गीकरण हम पढ़ चुके हैं। जो हम बताए हैं, व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यदि आप पिछली हमारी कक्षाओं से वंचित रह गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लैंग्वेज एजुकेशन सुल्तानपुर को, और यूट्यूब पर जाकर के आप वीडियो लिस्ट से सभी पिछले वीडियो वहां से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके पश्चात आज हम जानेंगे उच्चारण के आधार पर वर्णों की या व्यंजनों की संख्या। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या। अभी तक हम अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जान चुके, स्पर्श व्यंजनों की संख्या जान चुके और ऊष्म व्यंजनों की संख्या जान चुके हैं। अब हम जानते हैं कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी कितनी होती है, उच्चारण के आधार पर व्यंजन किसमें कौन कौन से रखे गए हैं, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, उच्चारण के आधार पर जो व्यंजनों की संख्या है उनमें सबसे पहले हमारे पास में निकल के आता है पहला स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर जो स्पर्शी व्यंजन हैं वो क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन क ट त प वर्गों के प्रारंभिक 4 वर्ण स्पर्शी व्यंजन में रखे जाते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर क ट त प वर्गों के प्रारंभिक 4 वर्ण जो हैं स्पर्शी व्यंजन में रखे जाते हैं। यानी क वर्ग का जो पहले 4 वर्ण है क ख ग घ, न नहीं आएगा उसमें। ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ, इन वर्गों के 5वें वर्ण नहीं आएंगे स्पर्शी व्यंजन में। क्यों नहीं आएंगे? देखिएगा, जैसे क वर्ग हम देखें, क ख ग घ और न, ये होता है। चारों वर्णों के तो एक ही उच्चारण स्थान होते हैं, लेकिन इसका उच्चारण स्थान 2 होता है 5वें वर्ण का, क्योंकि 5वें वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका भी है, यानी नाक से ध्वनि आती है इस 5वें वर्ण की, इसलिए इसको स्पर्शी में नहीं रख सकते हैं। यही कारण रहा कि 5वें वर्ण को स्पर्शी व्यंजन में सम्मिलित नहीं किया गया है यहाँ पर। और साथ ही जो आप 5 वर्ग होते हैं हमारे, उनमें से एक वर्ग पूरा ही यहाँ से हटा दिया, वो है च वर्ग। च वर्ग भी इसमें स्पर्श में नहीं आएगा। आगे देखिए कहां पर वो सम्मिलित होता है। तो स्पर्शी व्यंजनों को हमसे पूछे तो हमें ध्यान रहना चाहिए क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्गों के आरंभिक 4 वर्ण जो हैं वो स्पर्शी व्यंजन में रखे जाते हैं। 5वें वर्ण को छोड़ देंगे इस प्रकार से। अब हम दूसरा देखें उच्चारण के आधार पर, तो दूसरा होता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन में रखे जाते हैं श, श, स, ह, ये 4 वर्ण।
चार वर्ण संघर्षी व्यंजन में रखे जाते हैं, उच्चारण स्थान दिया था। संघर्षी से तात्पर्य है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो वर्ण या जो व्यंजन घर्षण करते हुए मुख से निकलते हैं। घर्षण करते हुए संघर्षी, जिसमें घर्षण होता है जिन वर्णों को बोलते समय, उन्हें हम कहेंगे संघर्षी व्यंजन। देखिएगा श, श, स, ह, जब मुख से बिल्कुल निकलते हैं, ओष्ठ से बाहर निकलते हैं ये व्यंजन, तो ऐसा हमें प्रतीत होता है, आभास होता है कि जैसे हवा घर्षण करती हुई दबाव से, एक साथ दबाव से घर्षण करती हुई हवा बाहर निकलती जा रही है। अतः उस आधार पर ही इनको नाम दिया है, उसमें व्यंजन जो हम पढ़ चुके हैं, इनको नाम दिया है संघर्षी व्यंजन, कि इनको संघर्षी व्यंजन कह सकते हैं हम। कारण कि वायु जो है घर्षण करती हुई बाहर निकलती हुई सी हमें प्रतीत होती है जब हम इनका उच्चारण करते हैं, अतः इनको नाम दिया संघर्षी व्यंजन। हमसे संघर्षी व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 4 बताएंगे। कौन कौन है? वही उसमें व्यंजन जो भी हैं वही सब संघर्षी व्यंजन में सम्मिलित किए जाते हैं। यही हमें बस ध्यान रखना होगा। श, श, स, ह, इस प्रकार से। जो स्पर्शी व्यंजन थे केवल उनमें मुख के 2 अवयव स्पर्श होते हैं, 2 अवयव स्पर्श होते हैं। क, ट, त, प वर्गों के प्रारंभिक 4 वर्ण, मतलब हम कह सकते हैं कुल कितने वर्ण होंगे स्पर्शी व्यंजन में? 16। कुल कितने वर्ण होंगे? 16 वर्ण होंगे। 16 वर्ण होंगे। 16 वर्ण होंगे। 4 चुक 16, 4 वर्ण प्रत्येक वर्ग के। ध्यान रखिएगा, यदि हमसे स्पर्श व्यंजन पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो 25 ही बताएंगे, क्योंकि स्पर्श व्यंजन हमने कहा वर्गीय व्यंजनों को ही, जबकि स्पर्शी व्यंजन उच्चारण के आधार पर बताए हैं, जो कि जिसमें 5वें वर्ण को सम्मिलित नहीं किया। कारण रहा कि 5वां वर्ण नासिका से बोला जाता है, नासिका का अधिक प्रभाव होता है 5वें वर्ण पर। 5वें वर्ण को नासिके ही कहा जाता है, ना का ही ज्यादा उपयोग होता है उसको, इसलिए स्पर्शी उच्चारण के आधार पर वो स्पर्शी नहीं है। तो ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि हमसे यदि स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी जाए, हमसे प्रश्न किया जाए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो हमारा जवाब 25 ही होना चाहिए। 16 हम उस कंडीशन में बताएंगे जब हमसे पूछे स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, तो फिर स्पर्शी का जहां नाम आ जाए वहां 16 होगा, और स्पर्श व्यंजन का नाम आएगा तो 25 होगा। स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? 16 हैं। कौन कौन से हैं? पूछ लिया जाए स्पर्शी व्यंजनों में कौन से वर्ग को सम्मिलित नहीं किया जाता है? वर्ग को सम्मिलित नहीं किया जाता। निम्न में से कौन सा स्पर्शी व्यंजन नहीं है? आपको दे दिया जाए क, ख, ग, घ, ng, तो 5वां वर्ग स्पर्शी व्यंजन में सम्मिलित नहीं होता है। यह हमें ध्यान रखने वाली बात होगी। जबकि स्पर्श व्यंजन में तो 5 वर्ण सम्मिलित होंगे प्रत्येक वर्ग के, क्योंकि स्पर्श व्यंजन 25 हैं, जबकि स्पर्श व्यंजन 4 प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के नहीं, अपितु क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण जो है वो स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे। तो ये स्पर्श और स्पर्श में मैंने आपको अंतर भली बात ही स्पष्ट कर दिया है। स्पर्श व्यंजन तो जो वर्गीय व्यंजन है उनको ही कहा है, जबकि स्पर्शी जो नाम दिया वो उच्चारण के आधार पर दिया। संघर्षी व्यंजन जिनमें वायु घर्षण करती हुई मुख से बाहर निकलती है वो संघर्षी है। तीसरे नंबर पर हम रखेंगे संघर्ष, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। देखो पहले नंबर पे स्पर्शी, दूसरे पर संघर्षी, और तीसरे में दोनों को जोड़ दिया स्पर्श प्लस संघर्षी को, और नाम दे दिया उसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कौन से होंगे? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होंगे च वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण, च, छ, ज, झ, प्रारंभिक 4 वर्ण। ये
च वर्ग के। च वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण को जब हम बोलते तो इनमें स्पर्श भी होता है और वायु भी घर्षण करती हुई निकलती है। च छ ज झ ञ वायु घर्षण करती हुई निकल रही है और स्पर्श भी हो रहा है जिह्वा का अन्य अंगों से। जिह्वा का अन्य अंगों से स्पर्श भी हो रहा है और घर्षण करती हुई वायु भी निकल रही है बाहर। अतः हम कह सकते हैं कि च छ ज झ जो है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजनों में रखे जाएंगे उच्चारण के आधार। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने हैं? संख्या पूछी जाए तो हमारे पास 4 होगी। 4 बताएंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या यदि हमसे पूछे हैं तो। और निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी है या नहीं है? तो आपको 4 ये ध्यान रखने, च वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण स्पर्श संघर्षी है। ये बात हुई स्पर्श संघर्षी के लिए। चौथे नंबर पर हम बात करें नासिक के वर्ण। नासिक के वर्ण, नासिक के ऐसे व्यंजन जो नाक से बोले जाते हैं, ऐसे व्यंजन जो नाक से बोले जाते हैं, नासिक के व्यंजन कर लीजिएगा। कौन सा व्यंजन है ऐसे नाक से बोले जाने वाले? अभी बताया मैंने आपको। स्पर्शी व्यंजन में 5वें वर्ण को सम्मिलित नहीं किया। क्यों? क्योंकि नाक से अधिक उनका ध्वनि निकलती है। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण, प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण जो है वो नासिक के व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होंगे? ङ, ञ, न, ख, ख, ग, घ, ण और म। ये 5 ङ, ञ, ण, न और म। प्रत्येक वर्ग के ट वर्ग का 5वां, च वर्ग का 5वां, ट वर्ग का 5वां, त वर्ग का 5वां और प वर्ग का 5वां वर्ण। ये 5 वर्ण जो है नासिक के वर्ण कहलाते हैं। यदि आपसे पूछे नासिक के व्यंजन कितने हैं? 5। कौन कौन से नासिक के व्यंजन? ये रहे प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण जो है वो नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। इनको जब हम उच्चारित करते हैं तो नासिका से ही ध्वनि हमें निकलती हुई से प्रतीत होती है। नाक का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए इन्हें हम कहेंगे नासिक के व्यंजन। अगला जो होगा 5वां उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन, वो होगा प्रकंपित, प्रकंपित या लुंठित, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन जो एकमात्र है र, एकमात्र है र। इसको प्रकंपित क्यों कहा? प्रकंपित क्योंकि ये एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसको जब हम बोलते हैं तो हमारी जिह्वा कंपन होती है। जैसे सर्प जो है चलता है पेट के बल, रेंगता हुआ तो ऊपर नीचे होता है उसका पेट, उसी प्रकार से हमारी जिह्वा उसकी भांति बार बार बल खाती है। सांप की भांति, सर्प की भांति बल खाती है हमारी जिह्वा, इसलिए इसको प्रकंपित व्यंजन कहें। जैसे हम इसका उच्चारण करते हैं र र, तो जिह्वा जो है बिल्कुल बल खाती हुई सी प्रतीत होती है, इसलिए इसको प्रकंपित कहा। लुंठित भी इसको कहते हैं, लुंठित यानी लुढ़कता हुआ सा प्रतीत होता है। ये जब हम इसका उच्चारण करते हैं जिह्वा से बिल्कुल लुढ़क जाता है और कंपन होती है जिह्वा र, इस प्रकार से। तो र को हम कहे हैं प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। तो आपसे पूछा जाए प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो हमारा जवाब होना चाहिए र। केवल एक ही व्यंजन है प्रकंपित और लुंठित। अगला है अर्ध स्वर या संघर्षहीन
व्यंजन, अर्ध स्वर या संघर्षहीन व्यंजन, ये व दो। अर्ध स्वर या संघर्षहीन व्यंजन कौन से हैं? दो, य और व। संघर्षहीन, इनमें बिल्कुल घर्षण नहीं होता है। जिसे हमने पढ़े श श श, घर्षण, वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती, लेकिन इनमें य व कहीं घर्षण ही नहीं है वायु का। और इनका उच्चारण बिल्कुल स्वरों की जैसे होता है वैसे य व, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता जैसे अन्य व्यंजनों की तरह इनका उच्चारण होता है क ख ग घ य व, बिल्कुल उनसे अंतर है इनमें। इसलिए इनको अर्ध स्वर का है व्यंजनों में सम्मिलित किया जाता है, हालांकि लेकिन उच्चारण स्वरों की तरह होता है, इसलिए इनको नाम दिया अर्ध स्वर। आदि स्वर हैं ये। तो हमसे पूछा जाए अर्ध स्वर कौन से हैं हिंदी वर्णमाला में, तो हमारा जवाब होना चाहिए य और व, ये अर्ध स्वर हैं। इन्हें संघर्षहीन व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें कोई घर्षण ही नहीं होता है, इनका उच्चारण बिल्कुल स्वरों की तरह है, इसलिए इनको संघर्षहीन या अर्ध स्वर कहे हैं। एक होता है हिंदी में पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन जो भी एक ही है, ल। पार्श्विक व्यंजन ल। पार्श्विक शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीवा के दोनों बगलों से वायु निकल जाना। यानी जब हम ल को उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो जीवा खुली रह जाती है और जीवा के दोनों ओर से, दोनों अगल बगल से जो है वायु बाहर निकल जाती है, इसलिए इसको कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। जैसे हम इसका उच्चारण कर रहे हैं ल, जीवा में न कोई कंपन हुआ, न जीवा ने किसी भाग को स्पर्श किया, ल, और वायु जो है दोनों ओर से निकल के भग जाती है, मान लीजिए ऐसा है ल। तो वायु दोनों ओर से निकल के भग जाती है, इसलिए इसको नाम दिया है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक शब्द बना है पार्श्व शब्द से। पार्श्व का मतलब है वायु का अगल बगल से निकल जाना। तो पार्श्विक व्यंजन यदि हमसे पूछे तो एकमात्र कौन सा है उच्चारण के आधार पर? ल, जो है ये पार्श्विक व्यंजन ल, एक ही है हिंदी वर्णमाला में। अगला है उत्सिप्त, जो हम पढ़ चुके, पहले इसकी विस्तार से चर्चा कर चुके। उत्सिप्त को हम ताड़न जात भी कह सकते हैं। उत्सिप्त व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन, इसका एक और नाम मिलता है द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। उत्सिप्त कह दीजिए, ताड़न जात कह सकते हैं, या द्विगुण नाम से भी हमसे पूछा जाता है। द्विगुण, दो गुण वाला। एक तो ट वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण में आता है ये ड ढ, और एक यहाँ पर जो अलग से आता है अड़ और अढ़। ये बिंदु ही ताड़न जात कहलाता है। जो नीचे यदि बिंदु लगाया तो फिर ये ताड़न जात वर्ण बन गया। इस बिंदु, ये बिंदु ही ताड़न जात चिन्ह कहलाता है, उत्सिप्त चिन्ह कहलाता है। उत्सिप्त का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया था आपको, वहां पर फेंका हुआ। इन दोनों वर्णों को जब हम बोलते तो ऐसे लगते हैं कि जिह्वा ने झटके के साथ इनको फेंक दिया हो। ड, अड़ और अढ़ जिह्वा के नोक से बोले जाते हैं, बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि जिह्वा ने इनको एक साथ झटके से फेंक दिया हो, है ना। तो द्विगुण कहा क्योंकि ढ और ढ का ही एक दूसरा रूप है, उनका ही बिंदु लगाने पर बन जाता है, अतः दो गुण हुए इसके, इसलिए इनको कहा द्विगुण, अढ़ और अढ़। तो ये उत्सिप्त, ताड़न जात और द्विगुण व्यंजन संख्या भी 2 है। अतः ये उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या होती है 8 प्रकार। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितने प्रकार की हो गई? 8 प्रकार के उच्चारण व्यंजन होंगे। यदि हमसे पूछ लिया जाए परीक्षा में कि उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो उच्चारण के आधार पर संपूर्ण व्यंजनों को हम 8 भागों में बांट सकते हैं। 8 भागों में बांटा है।
कौन कौन है? स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, नासिकीय व्यंजन, प्रकंपित या लुंठित, अर्धस्वर या संघर्षहीन, पार्श्विक व्यंजन और उच्चक या ताड़नजात व्यंजन। ये 8 प्रकार के व्यंजन होते हैं उच्चारण के आधार पर, जिनका हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब इसके बाद हम जानेंगे वर्णों की कुल संख्या के बारे में। जो वर्णों की कुल संख्या को लेकर के मतभेद रहता है, कहीं हमें वर्णों की संख्या 44 बताई गई है, कहीं 52 बताई गई है और कहीं 56 बताई गई है। तो ऐसा क्यों है और कब कब हमें कौन सी संख्या स्वीकार करनी होगी और कौन सी संख्या स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल आपका वो जो है संदेह शंका हम निवारण करने जा रहे हैं। और आप लोगों के लिए खुशखबरी आ ही गई है। शिक्षा मंत्री जी ने जो है रीट विज्ञप्ति की फाइल सीएम महोदय के पास भेजी थी और वहां से अंतिम मुहर लग गई है बिल्कुल, और लगता है कुछ दिनों में ही विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाएगी। तो अब भी जो साथी नहीं जुड़े हैं, परीक्षा की तैयारी में नहीं जुटे हैं, वो बिल्कुल जुट जाइए और आपके जो भी साथी हैं अन्य भी, उनको भी हमारी क्लास से अवगत करवाइए ताकि वो भी फायदा उठा सके और उन्हें भी लाभ मिल सके। तो हम बात करने वाले थे वर्णों की संख्या के ऊपर। वर्णों की संख्या, देखिए सबसे पहले हमने स्वर बताए 11, व्यंजन बताए कितने? 33। स्वर 11 बताए और व्यंजन बताए 33, हो गए 4 44। 44 वर्ण हो गए। केवल स्वर और व्यंजन को हम जोड़ते हैं। तो यदि हमसे परीक्षा में प्रश्न किया जाता है कि स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो हमारा जवाब केवल 11 ही होना चाहिए। ऑप्शन में 13 है तो भी हमें नहीं लगाना, क्योंकि 13 कब होंगे स्वर? अंग और अह, 2 अयोग वर्ण को सम्मिलित कर लिया जाए तो अयोग को सम्मिलित नहीं किया जाएगा स्वर में, क्योंकि ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। अतः स्वरों की संख्या हमें 11 ही स्वीकार करनी है बस हिंदी में। व्यंजनों की संख्या भी 33 ही व्यंजन है, और बाकी के जो 39 है 36 है कैसे भी हैं वो अलग अलग आधार पर होते हैं। कैसे होते हैं वे भी मैं आपको बता दूंगा। तो स्वर और व्यंजन को सम्मिलित करने पर वर्णों की कुल संख्या जो 44 आई वो है सामान्य या साधारण वर्णों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, बिल्कुल 11 स्वर और 33 व्यंजन, जो सामान्य या साधारण वर्णों की संख्या है। अब इनमें यदि हम 2 अयोगवा वर्ण जो है 2 अंग और अह, इनको सम्मिलित कर ले 2 को, अयोगवा वर्णों को, और उत्सित व्यंजनों को सम्मिलित कर लें। जो भी बताया, उत्सित ताड़नजात भी कह सकते हैं, द्विगुण भी कह सकते हो। जो भी 2 हैं, अड़ और अढ़, इनको सम्मिलित कर लें
चा और संयुक्त व्यंजन जिनकी संख्या 4 होगी, तो 2 2 4 और 4 8, तो 44 और 8 52। तो हमारे पास वर्णों की संख्या हो जाएगी 52। 44 तो है ही सही, वर्ण रहेंगे सही, 11 स्वर रहेंगे, 33 व्यंजन रहेंगे ही सही। अब जो बढ़ेंगे वो क्या बढ़ेंगे, 2 तो अयोगवा वर्ण बढ़ जाते हैं, अंग और अह, 2 ये बढ़ जाएंगे, अड़ और अढ़, उत्सिप, और 4 संयुक्त व्यंजन बढ़ जाएंगे। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, श, त्र, गे, स्र, 4 संयुक्त व्यंजन ही बढ़ जाएंगे हमारे पास। तो टोटल वर्णों की संख्या यदि हम गिनेंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 52। और ये जो 52 वर्णों की संख्या है वो देवनागरी लिपि या हिंदी वर्णमाला के अनुसार, देवनागरी लिपि या हिंदी वर्णमाला के अनुसार जो वर्णों की संख्या है वो 52 स्वीकार की गई है, 52 स्वीकार की गई है। क्योंकि हम जानते हैं, देखते हैं कि वर्णमाला जब हम पढ़ते हैं हिंदी की तो वहां हमें 52 वर्ण देखने को मिलते हैं। तो हमसे देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णों की संख्या पूछी जाए तो जवाब होना चाहिए 52, और हिंदी वर्णमाला के अनुसार संख्या पूछी जाए तो भी 52। और दोनों में से कुछ भी नहीं पूछे, केवल पूछे वर्णों की संख्या कितनी है, या हिंदी भाषा में साधारणतया सामान्यतया वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में 52 भी हो, 44 भी हो, तो हमारा आंसर होना चाहिए 44, साधारण या सामान्य पूछे जाने पर। देवनागरी लिपि या हिंदी वर्णमाला के अनुसार पूछा जाए तो 52 बताएंगे। क्यों बताएंगे, कैसे होंगे, वो हम स्पष्ट कर चुके हैं। अब देखिएगा, और भी एक विदेशी स्वर है, विदेशी, इसे आगत भी कहा है और ग्रहित स्वर भी हम कह सकते हैं। जो है आ, विदेशी स्वर, यानी ये अपने देश का नहीं है, बाहर से आया है। आगत, आया है इसलिए आगत है। ग्रहित, इसको हमने ग्रहण कर लिया, हमारे बिल्कुल प्रचलन में आ गया, ये हर जगह में इसको उपयोग लेते हैं, इसलिए इसे विदेशी भी कह सकते हैं, आगत भी कह सकते हैं, और ग्रहित स्वर भी आप कह सकते हैं। ओ इसे हम कहते हैं ऑफिस, ऑर्डर, हेड ऑफिस, ऑफिशियली। इस प्रकार बहुत सारे जगह हम इस स्वर का उच्चारण करते हैं, काम में लेते हैं। इस स्वर के ऊपर जो आप चिन्ह देख रहे हो, ये चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रबिंदु तो होता है ये, क्योंकि चंद्रमा में वहां पर बिंदु भी होता है, जबकि यहाँ बिंदु नहीं होता, केवल चंद्रमा ही है। तो हम इसको नाम देते हैं अर्ध चंद्रबिंदु, अर्ध चंद्रबिंदु, क्योंकि चंद्रमा नहीं है, बिंदु नहीं है, चंद्रमा ही है, इसलिए अर्ध चंद्रबिंदु कहेंगे। अब अर्ध चंद्रबिंदु वाला वर्ण अपनी देसी भाषा में कहीं नहीं है, न तो हिंदी में मिलता है, न संस्कृत भाषा में मिलता है, क्योंकि संस्कृत भाषा में तो बिंदु है और हिंदी भाषा में चंद्रबिंदु है, जो जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। तो ये विदेशी स्वर है, जिसका प्रचलन आज हम बिल्कुल व्यवहारिक रूप में कर रहे हैं। तो इसको हमने अपना लिया, ग्रहण कर लिया, तो एक ये हो गया।
आ। और अरबी फारसी के 3 और वर्ण होते हैं। अरबी फारसी वर्ण ख, ज, फ, ख, ज, फ। ये अरबी फारसी के 3 वर्ण हैं, ख, ज, फ। ये जो आप चिन्ह देख रहे हो, मैं इनको आपसे परिचित करा चुका हूं पहले। ये जो चिन्ह हैं, खड़ी पाई के दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर, खड़ी पाई के जो बाईं ओर चिन्ह हैं वो नुक्ता चिन्ह कहलाता है। ये नुक्ता चिन्ह है। ख, ज, फ, इन 3 वर्णों को भी स्थान दिया गया है। और यदि इन 3 वर्णों को जोड़ लें हम, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, टोटल हो गए 4। तो 52 ये, 52 ये, तो हम कह सकते हैं 52 प्लस 4 बराबर 56। कुल वर्ण हो गए अब हमारे हिंदी भाषा में 56। और 56 वर्ण जो हैं वो मानक वर्ण कहलाते हैं। मानक वर्ण यानी हिंदी भाषा में कुल 56 वर्ण स्वीकार किए गए हैं, जिन्हें हम मानक वर्ण कह सकते हैं, मानक वर्ण कहा जाता है। यदि हमसे पूछा जाए मानक वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी भाषा में, तो हमारा जवाब न तो 44 होना चाहिए, न 52 होना चाहिए, फिर 56 होना चाहिए। 56 वर्ण मानक है, यानी इनको भी माना गया है हिंदी भाषा में। अरबी फारसी के इन 3 वर्णों को भी। यहाँ पर थोड़ी सी और आपको जानकारी दे दूं कि वैसे तो अरबी फारसी के 5 वर्ण होते हैं। क को भी, क और ग को भी सम्मिलित किया जाता है। क, ख, ग, ज, फ 5 वर्ण हैं। ये क, ख, ग, ज, फ, ये 5 वर्ण जो हैं अरबी फारसी के वर्ण हैं। लेकिन एनसीईआरटी में हमारे को जो 3 ही बताए हैं, एनसीईआरटी में ख, ज, फ 3 ही वर्ण बताए हैं एनसीईआरटी में। तो हम 3 की ही चर्चा करेंगे, 3 को ही सम्मिलित करेंगे बिल्कुल, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। तो मानक वर्ण इस प्रकार से 56 हो गए। 52 वर्ण देवनागरी लिपि के अनुसार, और एक विदेशी स्वर और 3 अरबी फारसी के वर्ण भी हिंदी भाषा में सम्मिलित किए जाते हैं। टोटल 52 प्लस 4 56 वर्ण हो गए जो मानक वर्ण है। अब हमें प्रश्न कैसे पूछा जाना है और कैसे उसका जवाब देना है, ये भी हम जान लें वर्णों की संख्या को लेकर के। यदि स्वर की संख्या पूछी जाती है तो सदैव और सदैव केवल 11 ही आंसर देना होगा ऑप्शन में, चाहे 11 हो 13 हो कुछ भी हो, आंसर हमें 11 ही देना होगा। व्यंजनों की संख्या कुछ भी हो, हमें आंसर केवल 33 ही देना है। अब बात आती कुल वर्णों की। कुल वर्णों की संख्या पूछी, सामान्य वर्ण और साधारण वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी भाषा में, तो जवाब हमेशा केवल 44 होना चाहिए। देवनागरी लिपि या हिंदी वर्णमाला के अनुसार वर्णों की कुल संख्या कितनी है, ये लैंग्वेज दे करके आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो सदैव आंसर 52 होना चाहिए। और मानक शब्द जहां गया और पूछ लिया मानक वर्ण कितने, मानक जहां गया वहां 56 ही वर्ण होंगे, 56 ही आंसर आपको देना होगा। तो प्रश्न ये आता है कि इनमें से कुछ भी नहीं पूछे और प्रश्न ऐसे ही पूछ लें, हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या है, सामान्य भी शब्द भी नहीं दिया है, न देवनागरी लिपि दिया, हिंदी वर्णमाला दी, न मानक दिया, और दे दिया वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो फिर क्या जवाब होना चाहिए हमारा, वर्णों की कुल संख्या कितनी है। कौन सा प्रश्न हुआ तीनों में से, ये वाला हुआ क्या, नहीं, ये वाला जवाब 52 हम जब ही देंगे तब ये देवनागरी लिपि हिंदी वर्णमाला हमें प्रश्न में दिया जाएगा। 56 आंसर तभी देंगे जब प्रश्न में मानक शब्द का उल्लेख हो। अब यहाँ तो हमसे पूछा वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो कौन सा प्रश्न हुआ, वो साधारण सामान्य, बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है कि वर्णों की कुल संख्या, यानी कौन से वर्ण पूछ रहे हैं हमसे, वो सामान्य वर्ण पूछ रहा है, तो हमें 44 ही देना है, 44 देना है।
यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि 52 वर्ण हम तभी बताएंगे जब देवनागरी लिपि या हिंदी वर्णमाला के अनुसार पूछा जाए, और मानक वर्ण तभी बताएंगे जब 56 तभी बताएंगे जब मानक वर्ण सब प्रश्न में उल्लेख हो, अन्यथा 44 ही वर्ण बताएंगे, वर्णों की संख्या पूछी जाएगी, क्योंकि स्वर और व्यंजन ही आते हैं वर्णों में। तो यह हुई वर्णों की संख्या को लेकर के हमारी विशेष चर्चा, जिसमें आपका बिल्कुल संदेह दूर हो गया होगा। अब इसके बाद हम संयुक्त व्यंजनों को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन हमने बताए श, त्र, ये और स्र। श संयुक्त व्यंजन इनको क्यों कहा? संयुक्त का शाब्दिक अर्थ है जुड़ा हुआ, यानी जहां दो व्यंजन जुड़े हों उन्हें कहेंगे संयुक्त व्यंजन। जहां दो व्यंजन आपस में जुड़े हों, जैसे हमने संयुक्त स्वर पढ़े थे, वहां पर स्वरों में दो स्वरों का मिश्रण था, जैसे यहाँ दो व्यंजनों का मिश्रण है। कौन कौन से दो व्यंजनों का मिश्रण है? देखिएगा, श, श, क और श का, क और श का मिश्रण है श। आप कहोगे क कहाँ है, इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, नजर ही नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन आप इसका उच्चारण करके देखो, कोई सा भी शब्द ले लीजिए जिसमें श आता हो, वहां क की ध्वनि में सुनाई पड़ती है, न चाहते हुए भी। जैसे हम देखते हैं, एक शब्द लिखा है हमारे सामने, लक्ष्य। उच्चारण करने पर हमें क की ध्वनि सुनाई पड़ी। कहाँ लिखा है क? कहीं नहीं लिखा, फिर भी हमें क की ध्वनि, तो इसमें छिपा बेटा है क। ये हुआ। परीक्षा, कहीं क नहीं है, फिर भी क की आवाज आ रही, कहां से? यहां से आ रही। तो ये ही स्पष्ट हुआ कि श जो है क और स से मिलकर बनता है। इतनी सी बात थी। त्र, त और र से मिलकर बना, स्वाभाविक दिख रहा है हमें। त्र, त और की ध्वनि हमें सुनाई पड़ रही है। ज्ञ, ये बनता है ज और ञ से मिलकर के, च वर्ग का तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, च च ज ज, ज और य से मिलकर के बनता है। अब इसका उच्चारण हम करते हैं ज्ञ। जबकि ज और य का योग हुआ है, तो क्या होना चाहिए? ज और य का, ज को हम ज बोलते हैं और य को ञ, तो क्या होना चाहिए? ज्ञ, ज्ञ, ज्ञ होना चाहिए। इसको हम क्या बोलना चाहिए? ज्ञ। जबकि हम बोलते हैं गे, ये बोलते हैं हम इसको गे, जो कि बिल्कुल गलत है, अनुचित है। यही प्रचलन में आ रहा है, यही व्यवहार में आ रहा है। यदि मैं इसको जे बोलूं तो आप मेरे को और हंसने लग जाओगे, है? और गलत तक ठहरा सकते हैं कि ये इसका गलत उच्चारण है, जबकि हकीकत कुछ और है। जो हम आज तक उच्चारण करते आ रहे हैं, सब व्यवहार में है, प्रचलन में है, वो हम गलत उच्चारण कर रहे हैं। क्योंकि एक बार जो उच्चारण करने लग गए वही प्रचलन में आ जाता है। अब उसका सही उच्चारण कर पाना मुमकिन तो है, लेकिन हम कर नहीं सकते। लेकिन करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसको बोलना चाहिए जे, क्योंकि ज और ये का यहाँ संयोग हुआ है, ग और ये का थोड़ी ना हुआ है। हम इसको बोलते हैं विज्ञान, जबकि विज्ञान न बोल के कैसे इसका उच्चारण किया जाना संभव होगा? विज्ञान, जे और ये का संयोग हुआ है, विज्ञान, ये इसका शुद्ध उच्चारण होगा। ज्ञान नहीं, ज्ञान, ज्ञान, इस प्रकार से इसका उच्चारण होना चाहिए। बहुत से विद्यार्थी कहेंगे क्या बता रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि ज और य का संयोग हुआ है, तो ज इसका उच्चारण हो सही है। हम लिखते हैं, बोल रहे हैं, व्यवहार में बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी आपका सामना हो गया साक्षात्कार से, इंटरव्यू से सामना हो गया,
और उसने आपको ये शब्द पढ़ने के लिए दे दिया और आप पढ़ बैठे तुरंत, जो आपकी हैबिट में है, आदत में, विज्ञान तुरंत आपको रिजेक्ट कर सकता है एग्जामिनर, और कर देगा, क्योंकि ये अशुद्ध उच्चारण है। इसका शुद्ध उच्चारण होना चाहिए विज्ञान, क्योंकि ज और य का सहयोग हुआ है। स्र, स और र का योग हुआ है, स और र का योग हुआ है। यहाँ स्र हम देख रहे हैं, त्र, त और र का योग हुआ है, तो इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, बिल्कुल इस प्रकार से यही है। लेकिन हम वही जो यहाँ था वही आदत यहाँ पड़ गई है। ऐसे कौन लिखे, तो दो डंडे कीचड़, बात खत्म। इस प्रकार से लिखने में प्रचलित हो गया ये और प्रसिद्ध हो गया, आप ऐसे ही लिखते चले आ रहे हैं। अन्यथा लिखा ऐसे जाना चाहिए इसको, त्र, मेरे का योग हुआ त्र, इस प्रकार से। अब बात आती है, यहाँ पूछने वाला है कि हमसे है क्या क्या पूछा जाएगा हमारी रीट परीक्षा में और अन्य परीक्षाओं में। यहाँ से प्रश्न पूछ सकते, एक तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछे, जो हम बता ही देंगे, 4 संयुक्त व्यंजन 4 हैं, और कौन कौन से हैं वो भी बता देंगे। अब पूछे संयुक्त श का वर्ण का सही विश्लेषण है। श वर्ण का सही विश्लेषण है। विश्लेषण, उसको तोड़ना, इसको तोड़ो, सही विश्लेषण क्या होगा। पहला ऑप्शन आपको दे देगा, क प्लस श, दूसरा दे देगा क प्लस स, तीसरा ऑप्शन आपको दे देगा क प्लस स, और चौथा ऑप्शन आपको दे देगा क प्लस श। ऐसे ही विकल्प पेपर में दिए जाते हैं, ताकि देखते हैं आपका दिमाग चक्कर खा जाए। कोई अलग वर्ण थोड़ी देगा, ये केवल कमाल है बस हलंत का। वर्ण के नीचे जो रेखा लगी है, तिरछी रेखा, उसका कमाल है। और हम यदि गौर से नहीं देखे हैं तो आंसर बिल्कुल गलत ही होगा। तो ध्यान रखने वाली बात होगी कि जो संयुक्त व्यंजन है 4, उनमें पहला वर्ण तो सदैव हलंत रहेगा, पहला वर्ण सदैव हलंत रहेगा, और बाद वाला वर्ण स्वर सहित होगा। बाद वाला वर्ण स्वर सहित होगा, यानी पूरा होगा। बाद वाले वर्ण में स्वर मिला होगा, स्वर सहित होगा बाद वाला वर्ण, बस ये बात ध्यान रखनी है। तो हम इसमें विकल्प का चयन कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन जो होता है उसमें पहला वर्ण तो सदैव हलंत होगा, तो पहला वर्ण हलंत वाला, और दूसरा वर्ण स्वर सहित कौन सा है, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहला वर्ण हलंत नहीं, इसमें पहला वर्ण हलंत है, और बाद वाला स्वर सहित है, ये हलंत नहीं है, मतलब स्वर सहित है। ये वाला विकल्प हमारा सही होगा, ये वाला विकल्प सही होगा। हाँ, इस प्रश्न को एक और तरीके से हमसे पूछ सकता है, कैसे, ये विकल्प भी हमें नहीं दें और इसकी जगह विकल्प रख दें, इसकी जगह विकल्प रख दें क प्लस स प्लस भ। फिर हम कहे थे कि संयुक्त व्यंजनों में पहला वर्ण जो है वो हलंत होगा, है, दूसरा वर्ण स्वर सहित होगा, दूसरा वर्ण स्वर सहित होगा। ये स्वर सहित नहीं है, लेकिन पीछे अ है, अब अ को इसमें मिलाएंगे तो इस स्वर सहित होगा कि नहीं होगा, कैसे बन जाएगा, ये से बन गया, स्वर मिलाते ही ये बन गया, तो मतलब ये वाला विकल्प भी सही है। तो हमें भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का भी वो विकल्प चयन कर सकता है, विकल्प दे सकता है हमें कि या तो पहले वाला वर्ण तो सदैव आधा ही रहना है, हलंत ही रहना है, दूसरे वाला वर्ण स्वर सहित आना है, बिल्कुल कंपलसरी, अनिवार्य, और दूसरे वाला वर्ण यदि स्वर सहित नहीं होगा तो फिर उसके पीछे अलग से स्वर देगा, इस प्रकार से, तो वो वाला भी सही होगा। यदि
दूसरा वाला वर्ण स्वर सहित नहीं देगा तो फिर अलग से स्वर देगा, उसको हलंत कर। तो इस प्रकार से में दे सकता है। तो बात ध्यान रखने वाली ये स्वर संयुक्त व्यंजन 4 हैं और उनका विश्लेषण इस प्रकार से है। पहले वाला वर्ण सदैव हलंत होगा और दूसरा वाला वर्ण स्वर सहित होगा। स्वर सहित नहीं होगा तो बाद में अंत में स्वर देगा। इस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन भी हमारे हुए।